नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र टॉप न्यूज़ पर डाल लेते हैं। तो ट्रंप के टैरिफ से यूएस अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होगा? वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ, आपको बताएंगे। टॉप 10 सबसे ताकतवर देशों में भारत का नाम है। अमेरिका सबसे ताकतवर देश बरकरार, पाकिस्तान लिस्ट से बाहर हो गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत तेज है। धामी कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ओले, बाढ़ और आंधी ने इस्लामाबाद उजाड़ा। सेंसेक्स में 1500 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी। अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट पर संकट मंडराया हुआ है। देवास में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है। ये तमाम बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में है। टैरिफ के कारण ट्रंप ने पहले ही पूरी दुनिया को हिला रखा है। चीन पर उन्होंने 245% का टैरिफ लगा दिया। वहीं अब ट्रंप का दावा है टैरिफ से इतनी रकम जुटाने की संभावना है कि देश इनकम टैक्स के बिना भी चलाया जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसा 1800 के दशक में हुआ था। उधर चीन ने ट्रेड वॉर पर अमेरिका से बातचीत करने को कहा है, लेकिन सम्मान की शर्त रख दी है। चीन ने कहा है कि वे बात करने को तैयार है अगर राष्ट्रपति ट्रंप सम्मान दिखा। साथ ही चीन पर 245% टैरिफ पर कहा कि अमेरिका ब्लैकमेलिंग बंद कर दे। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिका की वैश्विक साख के लिए खतरनाक बताया है। अमेरिका के खिलाफ ताकत बढ़ा रहा चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एशियाई परिवार के नाम पर एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया के दौरे पर शी ने अमेरिकी टैरिफ और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतीकात्मक समर्थन हासिल किया है। उन्होंने वर्चस्ववाद और शक्ति की राजनीति को खारिज करते हुए एशियाई देशों से एक साथ खड़े होने की अपील की। बातचीत के लिए अब चीन तैयार हो चुका है। चीन ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वॉर में झुकने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ बढ़ा दिए। इसके बाद चीन ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। चीन चाहता है कि ट्रंप पहले सम्मान दिखाए, अमेरिका की नीतियां स्थिर हो, ताइवान और प्रतिबंधों पर उसकी चिंताओं को माना जाए और एक ट्रंप की पसंद का अमेरिकी वार्ताकार नियुक्त किया जाए। टैरिफ से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व डोनाल्ड ट्रंप चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें 7 दिनों में जवाब देने का निर्देश देते हुए अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति पर रोक लगा दी। नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल की गई है, जिस पर बुधवार को करीब 2 घंटे सुनवाई चली थी। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने ही जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का समय दिया गया है। 5 दिन में याचिकाकर्ताओं को जवाब देना होगा।
अगली सुनवाई इस मामले पर 5 मई को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली, यानी कि 7 दिन का समय सरकार को दिया गया है और उसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है, ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। याचिका की 3 बड़ी बातों की चर्चा की जाए तो पहली बात, कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300 यानी कि संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। तीसरी बात कि कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। तो वक्फ कानून पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 5 मई को करेगा। 7 दिन का समय दिया है सरकार को जवाब देने के लिए और उसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को, और अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीमच पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कहीं अशांति होती है और मुझे पता लगता है कि सीआरपीएफ तैनात है तो जीत का भरोसा रहता है। शाह ने फिर कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। वे सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया, सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां शामिल हुई। इस दौरान अमित शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित जवानों को वीरता पदक भी दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल रहे। तो नीमच में सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस समारोह था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। राइजिंग डे परेड में 8 टुकड़ियों की सलामी उन्होंने ली। नक्सलवाद का खात्मा होगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अगले साल 26 मार्च तक का इस लक्ष्य को फिर से अमित शाह ने दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के दंगे भड़काने के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व सीएम के वीडियो पर ट्वीट कर इसे दिग्विजय सिंह का कबूलनामा बताया है। मंत्री सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह की मानसिकता हिंदू विरोधी है। कांग्रेस ने हर समय दंगे भड़काने का काम किया है। वहीं मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पूरा देश जानता है कि मैं दंगे के खिलाफ रहा हूं। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत प्रदेश भर में तेज हो चुकी है। हालांकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह की जुबान फिसल गई थी।
वो कहना चाहते हैं कि दंगे फसाद को हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़बान फिसली और कुछ का कुछ उनके मुंह से निकला। इसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस वीडियो को मंत्री विश्वास सारंग ने उनका कबूलनामा बताया है। दिग्विजय सिंह ने मान ही लिया कि बाबरी मस्जिद कांड के बाद दंगा फसाद उन्हीं ने कराया, और वो तो ये बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई। वो कह रहे हैं शहीद हुई और उसके बाद दंगा फसाद मैंने कराया। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो मैंने ट्वीट किया है उसके उनका ये बयान, उसमें मैंने वीडियो भी डाला है। ये सुनिश्चित करता है कि इस देश में दंगा फसाद कराने के पीछे केवल और केवल कांग्रेस रही है। कांग्रेस के नेताओं ने ही इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने का काम किया है। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से बाबरी शहीद होने की बात की है, इससे बड़ा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। पर उनकी दिल की बात, उनका षड्यंत्र उनकी जबान से ही सामने आ गया। जो हम कहते थे वो आज दिग्विजय सिंह ने कबूल कर लिया कि दंगा फसाद उन्होंने कराया, कि इस देश में, इस प्रदेश में यदि दंगे हुए तो वो कराने वाला दिग्विजय सिंह। जो मैंने वहाँ बात कही थी वो ये कही थी कि 15 दिन तक लगातार मैं पीसीसी के दफ्तर में सोया था। हमने हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर दंगा फसाद ना हो उसके लिए प्रयास किया। अब ना ही शब्द हटाना पड़ता है, उसमें उतना एडिट कर दीजिए, बात बीजेपी माल लायक बन जाएगी। जब किसी पूजा स्थल को गिराया जाए जबरदस्ती, उसको और क्या कहेंगे। सोने के दाम ने आज यानी कि 17 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 628 बढ़कर 95,207 पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,579 थी। वहीं चांदी की कीमत में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत आज 936 रुपये गिरकर 95,639 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,575 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोने में तेजी के 3 कारण। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से सोने की कीमतों में भी तेजी आई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इसे इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च होते हैं। इस साल रुपये में लगभग 4% की गिरावट आई। ये तमाम कारण है जिनकी वजह से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ने दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका ने फिर से पहला स्थान हासिल किया है। 60 से ज्यादा मापदंडों जैसे रक्षा, टेक्नोलॉजी, वित्तीय संसाधन, लॉजिस्टिक्स, भूगोल और रणनीतिक स्थिति के आधार पर तैयार इस रैंकिंग में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया है। पिछले साल 9वें स्थान पर रहा पाकिस्तान अब 12वें स्थान पर खिसक गया है। आइए जानते हैं टॉप 10 देश में कौन से नाम हैं। आपको बता दें इस सूची में भारत चौथे नंबर पर है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, तुर्की, इटली सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों की सूची। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जिसके पास अत्याधुनिक तकनीक और विशाल संसाधन हैं। 13,043 सैन्य विमान, 1,790 फाइटर जेट, 889 डेडिकेटेड अटैक विमान, 5,843 हेलीकॉप्टर,
1002 अटैक हेलीकॉप्टर इसमें शामिल है और 4640 टैंक इसका दबदबा दिखाते हैं। अमेरिका की नौसेना और साइबर युद्ध क्षमता भी बेजोड़ है। वैश्विक सैन्य ठिकानों और नाटो गठबंधन के साथ अमेरिका हर युद्ध क्षेत्र में अजय है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारी नुकसान के बावजूद रूस दूसरे स्थान पर कायम है, जिसकी सैन्य ताकत परमाणु हथियारों और विशाल टैंक बेड़े पर टिकी है। 4292 सैन्य विमान, 833 फाइटर जेट, 689 डेडिकेटेड अटैक विमान और 5750 टैंक इसके पास हैं। चीन तीसरे स्थान पर, जिसके पास 2,35,000 सैनिक और 3,309 सैन्य विमान हैं। तो चौथे स्थान पर भारत है, जो अपनी विशाल सेना और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार को अचानक आई भयानक ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई। क्या आपने कभी सोचा कि 35 मिनट की आंधी और ओले किसी शहर को तहस नहस कर सकते हैं? गाड़ियों के शीशे चकनाचूर, सोलर पैनल बर्बाद, पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर प्रकृति का गुस्सा था, जो जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दे रहा है। इस्लामाबाद में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 35 मिनट तक आसमान से टेनिस बॉल के आकार के ओले बरसते रहे। इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ओले गिरने से गाड़ियों और घरों की खिड़कियां टूटी, सोलर पैनल के शीशे टूट गए, दर्जनों पेड़ उखड़ गए। अचानक हुई बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें और घर डूब गए। तारनौल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां उखड़े पेड़ों ने रास्ते बंद कर दिए। इस बारिश ने एक गर्मी से राहत दी, लेकिन कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने कहा, हमारी टीमें सड़कों पर है, पानी निकासी का काम जारी है, नुकसान का आकलन हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात बहाल किया जा रहा है। गाड़ियां ओलों से बर्बाद हुई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि दर्जनों गाड़ियां ओले की मार से बर्बाद हो चुकी है। बारिश थमने के बाद लोगों ने अपने घरों और गाड़ियों को देखकर सिर पर हाथ रख लिया। खैबर में भी बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि हम मर्दान और अन्य जिलों में बाढ़ से निपटने को तैयार है। फसलों को हुए नुकसान की अभी कोई पक्की खबर नहीं, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिंगर अरिजीत सिंह के शो पर संकट मंडराने लगा है। 19 अप्रैल को इंदौर में बॉलीवुड सिंगर का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले कॉन्सर्ट पर बवाल मच गया है। ये पूरा विवाद टैक्स को लेकर है। एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से अरिजीत सिंह के शो को अब तक नगर निगम की अनुमति नहीं मिली है। अरिजीत से पहले हनी सिंह और दिलजीत दोसांझ भी ऐसी दिक्कतों का सामना कर चुके हैं। नगर निगम ने अरिजीत सिंह से शो से पहले एडवांस टैक्स वसूलने पर अड़ा हुआ है और इसी वजह से अभी तक शो को अनुमति नहीं दी गई है। एडवांस एंटरटेनमेंट टैक्स का मामला दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद से गरमाया था। पंजाबी सुपरस्टार का एंटरटेनमेंट टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है, जिसके बाद नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए हनी सिंह के कॉन्सर्ट पर एडवांस टैक्स लिया। हनी सिंह ने एडवांस टैक्स के तौर पर पूरी रकम जमा नहीं कराई थी। इसके बाद नगर निगम पॉप सिंगर के कॉन्सर्ट का सामान उठा ले गया था। दोनों पक्षों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने रैपर के आयोजकों को पूरा टैक्स जमा कराने का आदेश दिया था। बता दें, रैपर हनी सिंह ने अपने कॉन्सर्ट से एक लंबे अरसे बाद कमबैक किया है। उनका नेशन वाइड कॉन्सर्ट काफ़ी हिट रहा था। रैपर के कमबैक के लिए उत्साहित ऑडियंस उन्हें एक बार फिर स्टेज पर परफॉर्म करते देख काफ़ी खुश थी। हनी सिंह के बाद अब अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट पर संकट मंडराया हुआ है। तो टैक्स को लेकर एक बार फिर सिंगर का कॉन्सर्ट अटक गया है।
निगम ने अब तक इस कॉन्सर्ट को अनुमति नहीं दी है। एंटरटेनमेंट टैक्स की यहाँ पर बात आ रही है, एडवांस जमा कराने की। इसके पहले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर भी इस तरह की समस्या आई थी, जिसमें एडवांस एंटरटेनमेंट टैक्स की बात सामने आई थी। एक बार फिर इंदौर में ये कॉन्सर्ट को लेकर तनातनी, टैक्स का ये पूरा विवाद है। चलिए अब आपको बता देते हैं आज का बाजार कैसा रहा। सेंसेक्स आज यानी कि गुरुवार 17 अप्रैल को करीब 1500 अंक ऊपर 78,550 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में भी 400 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। ये 23,850 के पार पहुंचा। बैंकिंग, फार्मा और ऑटो शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी। सुबह सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट थी, यानी कि निचले स्तर से सेंसेक्स 1800 अंक संभला है। वहीं निफ्टी करीब 140 अंक नीचे था, ये निचले स्तर से करीब 550 अंक संभला। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी। जोमेटो, एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर करीब 5% चढ़े हैं। वही एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा में करीब 1% की गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी है। एनएसई का निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.50% ऊपर है। ऑटो, सरकारी बैंक और फार्मा इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी है। शेयर बाजार में तेजी के क्या कारण हैं, ये भी जान लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेत, वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और अमेरिकी टैरिफ में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर अस्थायी राहत से निवेशकों का मनोबल बढ़ा है, जिससे बाजार में खरीदारी हुई है। बैंकिंग सेक्टर का मजबूत प्रदर्शन रहा। भारतीय बैंकिंग सेक्टर को सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और बेहतर तिमाही नतीजों में बैंकिंग शेयरों में तेजी को बढ़ावा दिया। बैंकिंग निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। तीसरा, विदेशी निवेशकों की वापसी। डॉलर के कमजोर होने से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में निवेश बढ़ाया, जिससे बाजार में धन प्रवाह बढ़ा और तेजी आई। चौथा, निवेशकों का भरोसा और बेहतर वैल्यूएशन। हालिया करेक्शन के बाद शेयरों की उचित कीमतों पर खरीदारी हुई, जिससे बाजार में मांग बढ़ी। पांचवा, सेक्टरल रैली। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी और फाइनेंशियल सेक्टरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सचिव शैलेश बकुले ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम, मंडलायुक्तों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार होगा। बता दें कि जिलाधिकारियों को अब तक 20 लाख रुपए तक का अधिकार था। इसी तरह आपदा से निपटने को मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आपदा प्रबंधन विभाग का है। आपदा प्रबंधन विभाग में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए जो जिलाधिकारियों और आयुक्तगण की पावर थी वित्तीय स्वीकृति करने की, उसको बढ़ाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का और मंडलायुक्त की पावर 20 लाख से 50 लाख तक थी, उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। सोशल मीडिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।